हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट का। आप लोगों के 14 और 15 तारीख को, यानी 14 और 15 2024 को जो आप लोगों का पेपर हुआ था, उसकी जो आंसर की है उसको कल ही रिलीज कर दिया गया है। आई होप आप सबने अपने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा और चेक करने के बाद में आप लोग आई होप पास हो गए होंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि जिनको 90 नंबर चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट जो है वो अभी उन 90 नंबर पर है या फिर 88 नंबर पर है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो 91 और 92 मार्क्स पर है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वो अगर 80 पर आ रहे हैं, 78 पर आ रहे हैं, तो क्या जो है वो 82 वालों के अगर 83 आ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या वो अब जो फाइनल आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा, क्या उनका मार्क्स 1-2 मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो 89 पर है और उनको लग रहा है कि भाई उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, इन सारी कंफ्यूजन को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। छोटी छोटी बातें होगी सारी, आंसर की को चैलेंज करे या नहीं करे, किन किन को करना चाहिए, क्या एक प्रॉपर मेरी एडवाइस रह सकती है आप लोगों के आंसर की चैलेंज को लेकर, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में क्या मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा उसको लेकर बात करेंगे, कितने मार्क्स बढ़ेंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, और कितने मार्क्स तक बोनस मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं, और रिजल्ट कब तक आएगा। ये तो कुछ कॉमन बातें हैं। उसके अलावा जब आप लोग आंसर की देखते हैं तो उसमें आप लोगों को कुछ बोनस मार्क्स मिले हैं, तो कितने मिले हैं और किस तरीके से चेक करना है, सारी की सारी बातों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आप लोगों के आंसर की जो है उसको आप लोगों को दे दिया गया है। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर्स को चेक कर लिए होगा आई होप। और अब आता है आंसर की चैलेंज को लेकर बात। आंसर की चैलेंज है सबसे पहली बात, किस किस को करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आंसर की चैलेंज कब और किस कंडीशन में की जाती है। आंसर की चैलेंज करने का एक ही मतलब है कि अगर आप लोग बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन का मतलब है जैसे मान लीजिए आप लोगों को 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए और आप लोगों के 89 मार्क्स बनने हैं, तो आप लोगों को लगता है कि मैं अगर इस किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर की को चैलेंज करता हूँ या करती हूँ, तो होप्स हो कि अगर उसका मार्क्स मिल जाता है तो मैं जो है वो पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। जो आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज है, लाइक D++ भी हो गया, या फिर आप लोगों के BPSC TRE 4 हो गया, तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। और ऐसे कैंडिडेट जो श्योर है कि भाई मैंने NCERT को अच्छे से देख लिया है, NCERT की बुक्स को अच्छे से चेकआउट कर लिया है, और जो CBSE बोर्ड द्वारा जो टीचर्स बैठते हैं वो भी, अब उनकी भी एक अपनी कमेटी बैठती है, क्योंकि देखिए जो सामने टीचर्स बैठ रहे हैं वो भी इंसान ही है, गलती ऑब्वियसली उनसे भी हो सकती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों के जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भूल से किसी प्रश्न का उत्तर देने में गलती रह गई हो, तो आप लोगों के कहीं ना कहीं आंसर की चैलेंज करने का आप लोगों को फायदा मिलता है। कितने मार्क्स तक रहता है, तो देखिए आंसर की में जब देखते हैं ना हम लोग अपने आंसर्स को, तो जैसे मुझे लगेगा कि मेरे इतने सारे आंसर राइट होने चाहिए, बोर्ड द्वारा गलत दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, बोर्ड ने ये भी गलत दे दिया, ये भी गलत दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स होता है, हमारे NCERT की बुक्स होती है, NIOS की बुक्स होती है, उसकी बेसिस पर ही आंसर्स को दिया जाता है। गड़बड़ मैक्सिमम क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ दिखती है, आप लोगों के जो CDP वाला पोर्शन होते हैं, एक तो उसमें, और एक होता है आप लोगों के पेडागोजिकल जो पोर्शन होता है उसमें, पेडागोजी वाले पोर्शन में और CDP वाले पोर्शन में। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहली बात, एक तो वो फैक्चुअल नहीं होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के कंसेप्चुअल होते हैं, फैक्ट नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। अब कंसेप्ट हर किसी के, टीचर का कंसेप्ट अलग होता है, हमारा कंसेप्ट अलग है, टीचर का कंसेप्ट अलग है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये आंसर सही होना चाहिए, तो इस पर तो आप लोगों को की चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे EVS हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होगा, पर्टिकुलर ऑथेंटिक NCERT का सोर्स को देखने के बाद में अगर आप लोगों को लग रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर वो होना चाहिए, तो आप लोग की चैलेंज करिए। वैसे देखिए मेरी एडवाइस यही है, अगर आप लोग 1-2 मार्क्स से भी कम ज्यादा हो रहे हैं तो आप लोगों को की चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, जिनके जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जिनसे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले होते हैं, तो वो ऑलरेडी की चैलेंज करते हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को फायदा मिले, तो ऐसे टीचर्स कर लेते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है
ऑथेंटिक सोर्स के साथ में कि आप लोग जो है वो उसका आंसर जो है वो कुछ और होना चाहिए। तो आप जो है वो अपने कोई भी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप मानते हैं कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमने पढ़ाई करी है और ये अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनको आप लोग मेल कर लीजिए। वो चेक करेंगे, अगर उनको लगता है कि इसको जो है वो बोनस इसका मार्क्स मिलना चाहिए तो वो कर लेंगे। तो आप उन पर रहिए, क्योंकि इसकी जो फी पेमेंट होता है की चैलेंज करने का वो 1000 रुपीज होता है। और एक अगर आप क्वेश्चन पर करते हैं की चैलेंज तो आप लोगों को उसके लिए 1000 रुपी पे करने पड़ते हैं। देन आप लोगों को मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। की चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 1000। तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप कोई भी कोचिंग वाले को भेज दीजिए, जो कोई भी, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं कि आप हमें भेजिए। यानी जो होता है ना कोचिंग्स वाले, वो बोलते हैं यूट्यूब पर आकर, वो लोग बकायदे बोलते हैं कि आप हमें भेजिए। तो आप उन कोचिंग्स वालों को भेज दीजिए, वो आप लोगों के सोल्यूशन इस बात का निकाल देंगे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। आप किसी भी कोचिंग वाले को जो है वो मेल करके चेक कर लीजिए, राइट। उसके बाद में आता है क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए, जब पेपर है ना शिफ्ट्स में होते थे, यानी जब पेपर ऑनलाइन होते थे, 15-15 16-16 शिफ्ट्स बनती थी, तब भी इन्होंने कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाया। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 2 शिफ्ट्स में यानी 4 शिफ्ट में यानी 2 दिन के पेपर में ये लोग नॉर्मलाइजेशन करवा के मार्क्स बढ़ाएंगे? तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज इस बार नहीं होगी। तो एक तरीके से स्टूडेंट के साथ में धोखा ही है, क्योंकि न तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, की चैलेंज पर भी 1000 रुपी फी पेमेंट ले रहे हैं, भाई बहुत ज्यादा है ये भी। ऐसे में 1-2 मार्क्स के लिए कैंडिडेट को एक तो यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, 1000 रुपए देना वो अलग। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए। उसके बाद में आता है कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं की चैलेंज करने पर। तो देखिए, की चैलेंज जब करते हैं ना, तो कितने मार्क्स इन्होंने बढ़ाए हैं, कितने मार्क्स ये घटा रहे हैं, और क्या इनका प्रोसीजर रहता है, ये कभी नहीं बताते हैं। इनकी डिटेल्स ये लोग कभी नहीं देते हैं। ये इन्होंने अभी जो है वो अपने आंसर की दे दी है, देन ये लोग रिवाइज आंसर की, जैसे पिछली बार का देखे ना, तो इन्होंने रिवाइज आंसर की भी नहीं दी थी। इन्होंने डायरेक्ट जो है वो अपना रिजल्ट दे दिया था। रिजल्ट देने के बाद में इन्होंने अपने आंसर की जो है वो रिवाइज आंसर की दी थी। तो रिजल्ट देने के बाद में रिवाइज आंसर की देने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो फिर कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं? तो अगर मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे तो 1 या 2 मार्क्स बढ़ेंगे अगर आंसर की को चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पर है, 89 मार्क्स पर है, 91 मार्क्स पर है, 81 मार्क्स पर है या 83 मार्क्स पर है, तो ऐसे कैंडिडेट को अब अपने फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। या फिर अगर उससे पहले वो फाइनल आंसर की देते हैं तो उसका आप लोगों को वेट करना चाहिए। वो हो सकता है कि उस आधार पर आप लोगों की 1 या 2 मार्क्स बढ़ जाए और आप लोग पास हो जाए। बॉर्डर लाइन वाले जो है वो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं भाई 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे या 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा न तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो ऐसे कैंडिडेट को नेक्स्ट अपनी सीटेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं रिजल्ट। तो देखिए, इन्होंने इस बार जो है वो बहुत फटाफट से अपना प्रोसेस करवाया है, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 जनवरी से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिस है वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। तो अब 5 से 6 दिन की बात है, आप लोग वेट करिए अपने जो रिजल्ट है उसका। रिजल्ट में आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स बढ़े हुए दिखते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि भाई आंसर की चैलेंज में 1 या 2 मार्क्स बढ़ाए गए हैं। अदरवाइज जो हर बार होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, अगर जो कैंडिडेट पहले से दे रहे हैं तो वो ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं बोनस मार्क्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले किसी कोचिंग से या वहां से मिलाए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने जो मार्क्स है वो आगे पीछे यानी कि कुछ बढ़ते हुए कुछ घटते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन इन्होंने जब अपने आंसर की दी है तो आंसर की में कुछ कुछ क्वेश्चन के आगे जो है वो इस तरीके से उन्होंने अल्फाबेट लिख लिया है, ए लिख लिया है, बी लिख लिया है, सी लिख लिया, डी लिख लिया, ई, एफ और जेड। अब इन सारे अल्फाबेट्स का क्या मतलब है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ए अल्फाबेट, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके आगे मान लीजिए ए अल्फाबेट लिखा हुआ है, उसका आंसर नहीं लिखा हुआ है कि उसका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर नहीं लिखा हुआ है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे ए लिखा हुआ है, तो उसने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए लगाया है तो वो भी सही है, बी लगाया है तो भी सही है। अगर किसी कैंडिडेट के बी लिखा हुआ है, यानी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन के आंसर के आगे बी लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे हुए हैं, तो वहां पर इसका मतलब ये है कि पहला अगर किसी ने ऑप्शन लगाया है तो वो भी राइट है, तीसरा ऑप्शन लगाया है तो वो भी राइट है। अगर किसी के सी आ रहा है तो मतलब पहला भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, डी आ रहा है तो मतलब दूसरा तीसरा दोनों ठीक है, ई आ रहा है तो दूसरा चौथा दोनों ठीक है, एफ आ रहा है मतलब तीसरा चौथा, और जेड आ रहा है मतलब ऑल, यानी जेड वाला जो ऑप्शन है वो सभी को बोनस मार्क्स मिल रहा है।
ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट अब मान लीजिए जिन्होंने पहले अगर अपने आंसर्स को चेक किया होगा तो उन्होंने ए वाले को माना होगा सेकंड वाला। अब हमको पता चला कि भाई ए का मतलब है जो है वो उसका तो फर्स्ट भी ठीक हो रहा है। तो ऐसे में कुछ-कुछ कैंडिडेट जो है वो पहले फेल हो रहे थे लेकिन अब वो पास हो रहे हैं। एक तो वो अपने इन 2-2 आंसर्स की वजह से और एक आ रहा है जेड जो ऑल यानी ऑल कैंडिडेट बोनस मार्क्स। तो कोई 89 मार्क्स वाला है या 81 मार्क्स वाला है तो वो तो ऑब्वियसली आप लोग पास ही हुआ हुआ समझो। ठीक है? तो आप लोगों को इस तरीके से सबको जो है वो एक-एक तरीके से बोनस मार्क्स मिल गया है ऑलरेडी। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे बोनस मार्क्स मिलने के बाद में भी मैं सिर्फ 1 मार्क्स से रह रहा हूँ, मुझे तो हार्ड एंड फास्ट मार्क्स चाहिए ही चाहिए और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि चैलेंज करने के बाद में प्रॉपर एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर जो होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं, उनकी कमिटी बैठती है, देन मीटिंग होती है, देन वो आंसर के किए हुए चैलेंज को जो है वो चैलेंज किए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, देन वो अगेन से जो है वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर की हम लोगों ने जो है वो उन्होंने एक बार डिक्लेयर कर दी, अब हम लोगों ने चैलेंज कर दिया और अब बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर प्रॉपर उनकी टीम बैठती है और टीम बैठने के बाद में बाकायदा सारी चीजें चेक होती है, देन आप लोगों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है ना कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है बीपीएस की 4.0 की और मुझे तो 1 मार्क्स के कारण जो है वो मैं रह जाऊँगा या रह जाऊँगी या फिर मुझे तो 2025 में नौकरी चाहिए ही चाहिए, मुझे तो सीटेट करना ही है। तो आप लोग आंसर की को चैलेंज कर लीजिए। अदरवाइज़ बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को ऐसे मिल जाएँगे, आप लोग जो है वो मुझे भी इवन जो है वो मेल कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी जो है वो आंसर की चैलेंज करने की। वैसे एक क्वेश्चन करने के 1000 रुपीज़ है, तो मुझे भी एक बार पेपर पूरा वापस से देख के और उसका ऑथेंटिक सोर्स जो है वो चेक करना पड़ेगा। देन मैं भी कोशिश करूँगी कि 1 या 2 क्वेश्चन के चैलेंज मैं भी कर पाऊँ। तो आप लोग भी मुझे मेल कर सकते हैं विथ ऑथेंटिक प्रूफ। चेक करूँगी मैं सारे सब्जेक्ट्स के पेडागॉजी के। देखिए पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसके और देन आप लोगों के जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके जो आप लोगों के पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर पर मत उम्मीद लगाइएगा कि आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आंसर को फिल करना सबकी अलग-अलग राय होती है। पेडागॉजिकल क्वेश्चन के आंसर को टिक करना सबकी अलग-अलग राय होती है। तो उसमें राय बदल जाती है, तो उसमें एक तरीके से 1000 रुपीज़ को जो है वो अपनी जो है वो खत्म करना है फालतू का। लेकिन मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, तो इन सब्जेक्ट के आप लोग जो है वो मुझे भी भेज सकते हैं या किसी अन्य को भी भेज सकते हैं। ठीक है? हो सकेगा तो मैं भी आंसर की को चैलेंज करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि 1 से 2 मार्क्स आप लोगों के बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट सीटेट ऑब्वियसली आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। हम भी हमारे चैनल पर ऑब्वियसली प्रिपरेशन करेंगे ही, जैसे लास्ट टाइम करी थी सीडीपी और हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर की क्लासेस हम लोगों ने हमारे चैनल पर चलाई थी और काफ़ी सारे कैंडिडेट को बेनिफिट भी हुआ है और ये कुछ-कुछ कॉमन बातें थी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है आंसर की को लेकर या फिर किस तरीके से चेक करते हैं हम लोगों को नहीं पता है, तो वो आप लोग जो है वो एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों को जो है वो समझाने की, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की छोटी-सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।